यो 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं फिर से आ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं बीच बीच में गायब होने लग गया हूँ। अब मैं रेगुलर नहीं रहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को कुछ और चीज़ें करने में मज़ा आती है, जैसे टाइम पास या बाहर घूमना या बाहर खेलना। क्योंकि आप लोग को समझना होगा कि जब मैं देखो वीडियो बनाता हूँ ना, तो like I don't edit my videos, or neither I write a script, nor I like do any prior arrangement before making a video, but still it takes around 1 hour। मेरे को पूरा लग जाता है सब कुछ खाली वीडियो बना के रॉ वीडियो अपलोड करने में, और मैं पिछले 2 सालों से लगा हुआ हूँ इस कामों में। तो लाइक मेरा अब बीच बीच में मेरा मन होने लग गया कि ठीक है यार, अब लाइफ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा जिसमें आपको मज़ा आए या जिससे आपकी ग्रोथ हो। बाकी टाइम टू टाइम मेरी मम्मी है, वो कहती रहती है कि वीडियो बना के अपलोड कर दिया करो, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो। तो अब जब टाइम होता है तो मैं निकाल लेता हूँ। बाकी हाँ, बाकी मैंने अभी एक नया गेम डाउनलोड किया, मैं वो खेल रहा था, ये वाला फोर्जा होराइजन मैंने डाउनलोड किया है। मैं इसको खेलने में लगा हुआ था पिछले 2 दिनों से, और आरडीआर कंप्लीट करना था, तो मैं आरडीआर कंप्लीट करने में लगा हुआ था। बाकी मार्केट में कोई खास मेजर अपडेट था नहीं, अपार्ट फ्रॉम शेयर्स वगैरह तो ऊपर नीचे आप लोग के रहते ही हैं, तो वो सब अपनी जगह हो रहे थे। और इसके अलावा जो मेरे कई सारे और भी मेरे को काम लगे हुए हैं, मेरे बैक टू बैक अलाइन हो चुके हैं, तो वो सब मैं लगा रहता हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा ना कि मैंने अपना पोर्टफोलियो खाली किया था, तो वो जिस पर्पज से मैंने खाली किया था वो शायद से मैं आप लोग को अभी तो नहीं बताने वाला, क्योंकि कई बार लाइफ में सीख मिलती है और फिर मूव ऑन करना पड़ता है, तो उसी चक्कर में मैं अभी तो फिलहाल नहीं बताने वाला कि मैंने क्यों खाली किया था। और इसके अलावा जो केयर वाला जो केस चल रहा था मेरे ऊपर, उसकी डेट पे डेट लग रही थी, तो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो उसकी डेट पहले जुलाई में लगी थी, उसके बाद फिर सितंबर में लगी थी, फिर आपका दिसंबर में लगी थी, दिसंबर के बाद दिसंबर मतलब ये जो दिसंबर अभी चल रहा है स्टार्टिंग में लगी थी, इसके बाद अब जनवरी में लगी है। तो लाइक इट्स डेट पे डेट आगे बढ़ती जा रही, चीज़ें होती जा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास अभी तक कोई और अपडेट नहीं है। हाँ, और जिस वजह से मैंने अपना पोर्टफोलियो खाली किया था, उसमें भी केस हो गया है। मतलब वो तो मैंने पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो चीज़ भी मज़ेदार है, क्योंकि लाइक मेरे पास उतना उसमें मार्जिन है कि वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करी है और जो रिटर्न वहाँ से आना है, उसमें ये केस के और इन सब चीज़ों के भी लाइक कट कट के पैसा बच ही जाएगा। मतलब पैसा मेरे को जो उम्मीद है बन जाना चाहिए। हाँ, ये है कि मेरे जेब से जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने सोचा था, जो मैं प्रॉफिट लेके चल रहा था, वो कम होता जा रहा है। अब कम होता जा रहा है, मेंटेलिटी मतलब मेंटल में थोड़ा सा दिमाग में थोड़ी सी परेशानी भी चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ अलग हो जाता है तो मैंने पैसे अटका दिए, उनका क्या होगा आई डोंट नो। ये जो मैं खर्च कर रहा हूँ अलग से केस और लॉयर के ऊपर, इनका क्या होगा आई डोंट नो। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, हो सकता है मेरा पैसा भी चला जाए, मुझे चीज़ भी ना मिले, तो उसका भी आई डोंट नो। इसलिए मेरे घर से भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि मतलब देखना पड़ता है ना क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पापा मेरे को पता तो है नहीं कि लाइक मैं क्या कर रहा था। मतलब क्या कर रहा था ये तो उनको पता है, बट लाइक ये अब मैं पहली बार कर रहा हूँ, पापा भी पहली बार इसमें लगे हुए हैं मेरे साथ। तो ये सब चीज़ें जैसे थोड़ा सा रहती हैं, तो मैं आजकल उसमें ज़्यादा दिमाग मार रहा था। क्योंकि अगर आप लोग को ध्यान से देखो तो मैंने अपना पोर्टफोलियो खाली किया था अराउंड 4 महीना पहले। तो 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, आप लोग को बताने के लिए भी नहीं है, घर वालों को बताने के लिए भी नहीं है। तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। पापा भी मेरे साथ साथ दौड़ रहे हैं आगे पीछे की चलो कैसे तैसे करके काम निपटाओ। काम बुरा नहीं है, लेकिन अब यही है ना, फंस जाते हैं कई बार। पहली बार कर रहे हैं तो आदमी फंसता है, फिर सेकेंड टाइम करूंगा तो हो सकता है कि ना फंसूं मैं। तो ये सिचुएशन चीज़ें रहती हैं मार्केट में अलग अलग। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अब मार्केट के बारे में, तो मार्केट में फ़िलहाल आईसीआईसीआई का आईपीओ ओपन हो चुका है, और उसके अलावा मीशो, वेकफिट, ये सब की लिस्टिंग हो चुकी है। कोरोना रेमेडीज़ की आज लिस्टिंग होनी थी, मार्केट में लिस्टिंग डिसेंट आप लोग को देखने को मिली, डिसेंट या अच्छी देखने को मिली। लगभग 30% के आसपास का प्रॉफिट तो हम लोगों ने सोचा था, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ वो कुछ ज़्यादा हो गया। कोरोना रेमेडीज लगभग 35% के आसपास का प्रॉफिट हुआ, विच इज़ गुड। लिफ्टिंग के बाद साइडवेज था, एंड लाइक जो भी मैंने आप लोग को लिफ्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में कहा था, उसको आप लोग फॉलो अप कर सकते हो। मैंने क्या कहा था मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मैं एक बार रिपीट करना चाहूँ कि मैंने क्या कहा था, तो मैं वो भी रिपीट कर देता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पर इसको साफ साफ कहा था कि आप लोग इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल भी है। तो होल्ड करोगे, स्मॉल कैप की कंपनी है, तो धीरे धीरे पैसा यहाँ पे आप लोग का बनता हुआ आगे फ्यूचर में नजर आ जाएगा। बाकी वेकफिट साइडवेज था, वेकफिट की जीएमपी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी, एंड अपार्ट फ्रॉम जीएमपी लिफ्टिंग गेम्स भी कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं होने वाले थे, और नेगेटिव या साइडवेज ही लिफ्टिंग आप लोग को यहाँ पर देखने को मिली। रीज़न वेकफिट की लिफ्टिंग अच्छी होने का नहीं था वो ये था, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं थी, इफ आई एम राइट।
हाँ, कंपनी यहाँ पर एक लॉस की कंपनी थी और पिछले 4-5 सालों से लगातार कंपनी यहाँ पर लॉस पे लॉस ही लाइक रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को लॉन्ग टर्म होल्ड करने को भी नहीं कहूँगा। देखो उसको ऑब्वियस सा रीज़न है, इतनी बड़ी मार्केट है, 5,000 6,000 शेयर्स लिस्टेड हैं, बहुत कंपनियां हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, अंडर वैल्यूड है, आप उनमें पैसा लगाओ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और शेयर था जो उसको मैंने बहुत फॉलो अप किया था, जमुना ऑटो। जमुना ऑटोस करके एक शेयर था मैं जो बताया करता था, आई थिंक बहुत से लोगों ने वो परचेज भी किया होगा 90 रुपीज़ के आसपास में। तो अब आपने कहीं भी परचेज किया होगा, आप लोग 30-40% प्रॉफिट में आ गए होंगे। इसके अलावा कैम्प्स वगैरह में काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, मुझे भी पता है, मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। मैं आजकल किसी को ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ कैम्प्स CDSL वालों को, बट सी you need to understand whenever I or someone is asking you to buy a particular share, जो टारगेट होराइजन होता है वो 1 साल के आसपास का होता है। आप कोई भी आर्टिकल अगर आप देखोगे नेट पे भी जाके कि कोई भी ब्रोकरेज फर्म अगर कोई स्टॉक पे बुलिश होती है तो उसमें पूरा आर्टिकल कभी पढ़ो तो उसमें लिखा होता है कि दिस इज द टारगेट गिवन फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, और ये टारगेट अचीव होगा ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर आप लोग को लेके चलना चाहिए, और 1 ईयर भी कोई बड़ी बात नहीं है। 1 ईयर में 365 दिन होते हैं आपके लिए, 365 दिन होते हैं आपके लिए, कंपनी के लिए नहीं होते हैं। सर कंपनी के लिए देखो 1 साल में 4 क्वार्टर आते हैं, कंपनी के पास खाली वो 4 ही क्वार्टर है बस रिजल्ट अच्छा डिक्लेयर करने के लिए। तो एक तरीके से जो आप 365 दिन ऐसे बैठे हो कि यार क्या होगा, बढ़ नहीं रहा है बढ़ नहीं रहा है, कंपनी हैज ओनली 4 days टू अनाउंस द रिजल्ट, Q1 Q2 Q3 Q4। तो आप लोग को फिर ये देखना पड़ेगा कि 1 साल आपके लिए बड़ी बात है लेकिन कंपनी के लिए वो सिर्फ 4 क्वार्टर की बात है। तो 4 क्वार्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 क्वार्टर में क्या ही होता है, कोई कंपनी कोई 10 गुनी थोड़ी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छा कोई क्वार्टर भी गया तो क्वार्टर अच्छा गया, ईयर अच्छा नहीं गया, ईयर तो वो एक ही है, ईयरली रिजल्ट तो 1 साल में एक ही आएगा। तो आप लोग को चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आप लोग को चीज़ें होल्ड करनी पड़ेंगी, शॉर्ट टर्म की यहाँ बात नहीं होती है। अगर इतना फिर शॉर्ट टर्म की अगर आप बात कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर जाओ, म्यूचुअल फंड्स में आ जाओ, FD करा लो। ठीक है, मार्केट में कई चीज़ें हैं और अच्छी अच्छी बेहतरीन, आप उनमें चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई बात फिलहाल यहाँ पर। CDSL के अलावा भी NSDL भी हो गया यहाँ पर, कल्याण ज्वेलर्स भी मैंने बाय करने को कहा था। नो डाउट कल्याण ज्वेलर्स का भी जो रिजल्ट है वो बहुत धमाकेदार आया था, आप लोग जाके नेट पे खुद चेकआउट कर सकते हो। जो क्वार्टरली जो रिजल्ट था वो दुगना हो गया था। बट अगेन देयर इज नथिंग in this which I can do और you can do apart from waiting। आप लोग को वेट करना ही पड़ेगा। मार्केट की सिचुएशन भी कैसी है आप लोग अगर ट्रैक कर रहे हो तो अभी लास्ट वीक मार्केट कितनी गिरी थी, और मार्केट क्या कितनी भी गिरी, उसमें से मिड कैप और स्मॉल कैप कितना गिरा था, आपने वो देखा ना, मिड कैप और स्मॉल कैप कितना गिरा था। तो आई होप कि वो चीज़ें भी आप लोग को पता हो। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट में वेट करना ही पड़ेगा आपको। और मैं अभी भी कह रहा हूँ जो लोग म्यूचुअल फंड में लगा के बैठे हैं, चाहे मेरे थ्रू या कोई भी किसी के भी थ्रू भी, अगर अच्छे म्यूचुअल फंड में आप लगा के बैठे हो तो बिलीव मी गाइस, दे आर जनरेटिंग फार मोर बेटर रिटर्न्स देन अस। ठीक है, अब इसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो हमसे ज़्यादा रिटर्न बना रहे हैं, अगर वो हमारे जितना भी रिटर्न बना रहे हैं तो भी वो अक्लमंद हुए, तो वो बैठे बैठे आदमी कमा रहा है। आप यहाँ दिन भर अपना माथा फोड़ के उतना रिटर्न कमा रहे हो तो कोई मतलब थोड़ी वो उस चीज़ का। तो आई होप कि आई एम गेटिंग क्लियर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर हैं, और प्लीज़ एक गलती बहुत लोग करते हो, यहाँ पे जब स्टॉक आ जाता है टॉप पे, मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक, इसको मत परचेज किया करो। थोड़े दिन पहले ये वाला जो शेयर था ये काफ़ी ज़्यादा आई थिंक गिर रहा था। हाँ ठीक है, अब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इतना गिर गया है तो बाय कर लें बाय कर लें। गाइस प्लीज डोंट डू दिस। आप स्टॉक यहाँ आने के बाद मत परचेज करो, यहाँ आने से पहले परचेज करो या सेल करो, क्योंकि मार्केट से हट के चलना है। आप यहाँ एंट्री लेते हो जब स्टॉक यहाँ पर आता है, म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर एग्जिट लेते हैं या यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो गलत बात है। अब आज एग्जाम्पल के तौर पर शक्ति पंप टॉप पे आ गया है, मैं लिख के दे रहा हूँ कुछ नमूने होंगे जिसको आज बाय करे होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ कुछ नमूने होंगे जिसको आज बाय करे होंगे 15% बढ़ने के बाद। तो दिस इज नॉट द वे थिंग्स आर डन, आई मीन दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये मैं हर स्टॉक के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। BSC भी मैंने कई बार कवर किया है,
₹2600 के आसपास मिल रहा है, 2600-2500 के आसपास मिल रहा है, ठीक है 3000 रुपये तो। अब जब ये 9000 रुपये का स्टॉक था, मैंने तब मैंने 9000 पे एग्जिट करने को कहा था, और उसके बाद मैंने कभी 2500-3000 पे बाय करने को नहीं बोला। मैंने 2000 पे ये बीच में जब आया था, मैंने तब कहा था इसको बाय करो, और वो डेट भी तकरीबन ये वाली थी, सितंबर में। तो सितंबर में अगर किसी ने इसको फिर से बाय किया होगा तो उन्होंने लगभग फिर से यहाँ पे 50% का रिटर्न कमा लिया होगा। बीएससी में तो मैंने बहुत पैसा कमाया है। पहले जो 3000 का था, 3000 से 9000 गया, 9 पे मैंने एग्जिट करी, फिर वहां से वो स्प्लिट हुआ, 2000 रुपये का, 3000 रुपये का बना, फिर से 3000 पे मैंने एग्जिट ले ली थी 9000 रुपये पे, फिर मैंने 2000 पे फिर से एंट्री ली, और फिर से ये 2000 रुपये पे जब मैंने एंट्री ली तो 2900 रुपये के आसपास तक तो गया। नहीं 2900 पे बेचा, 2700 पे बेचा होगा, 2800 पे बेचा होगा, 2600 पे बेचा होगा। तो बीएससी में तो बहुत पैसा बना। इट इज जस्ट कि बहुत लोग हॉप करते रहते हैं, जैसे कि एंजल वन, अगेन एंजल वन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जो मेरे पोर्टफोलियो में था। ठीक है, यहाँ पे अभी रन आया था लगभग 30% के आसपास का, इसको होल्ड करो, ये चलेगा, सारे स्टॉक्स चलने ही वाले ही हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये सारी बातें हो गई यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर आप लोगों का आईसीआईसीआई पोटेंशियल आईपीओ की तरफ, एंड इसके अलावा यहाँ पर कल के एसएच इंटरनेशनल आईपीओ भी मार्केट में ओपन होने वाला है। देखिए स्ट्रेट टू पॉइंट, पहले मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई की बात कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ हाइपर एक्टिव यहाँ पर है नहीं इस आईपीओ में, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप लोग यहाँ पर पागल बनो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। जीएमपी इस आईपीओ की चल रही है, थोड़ी बहुत 10% के आसपास की एक्टिवेट हो गई है, बट आई पर्सनली डोंट फील कि ये जीएमपी बहुत ज़्यादा चलेगी। मार्केट दो दिन से अच्छी थी इसलिए जीएमपी चल गई है, वरना यहाँ पर जीएमपी इस आईपीओ की 0 चल रही थी, 000। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं अच्छी लिफ्टिंग होगा, हो सकता है लिफ्टिंग अच्छी हो जाए, बट उसके बाद भी चलने ही नहीं वाला है, टू बी रियली ऑनेस्ट। और रीज़न मैं बहुत ही एकदम क्लियर कर बता दे रहा हूँ क्यों नहीं चलने वाला है। मार्केट कैप इन लोगों का बहुत बड़ा है, 1,07,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। हाँ, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से है, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी खराब है, कंपनी बढ़िया हो गई, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर रहा है, सेल्स इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज कर रहा है। बट द ओनली इशू इज हेयर कि यहाँ पर आप लोग इसके साथ ये मत एक्सपेक्ट करना कि कंपनी बहुत कल के भागेगी। इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी धीमे धीमे चलती है, चलेगी पर धीमे धीमे चलेगी। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यहाँ पर एज अ एडवाइजर ही आपको रहने वाली है, अगर आप को नीड है लार्ज कैप की, अगर आपको पोर्टफोलियो में जरूरत है लार्ज कैप स्टॉक्स रखने की, तो आप इसको बाय करो, वरना मैं रिकमेंड आप लोग को नहीं करूंगा। क्योंकि मेरी वीडियो में मैक्सिमम यहाँ पर यंगस्टर्स देखते हैं, यंगस्टर्स यू डोंट नीड अ लार्ज कैप इन योर पोर्टफोलियो। अगेन it can be different for different people having a different background। क्योंकि देखो एज अ यूट्यूबर लोग मुंह फाड़ के बोल देते हैं कि ये बाय कर दो वो सेल कर दो, बट ऑनेस्टली बताऊं तो इट इज नॉट दैट इजी। आप लोगों का बैकग्राउंड अलग है, आप लोग की फाइनेंशियल गोल्स अलग है, आप लोग के पास बैकग्राउंड में जो आप लोग के फादर या मदर जो फाइनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सिचुएशन अलग है। भाई सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, 15,000 रुपये मेरे लिए दूसरी वर्थ रखते हैं, 15,000 रुपये आपके लिए दूसरी वर्थ रखते हैं, 15,000 रुपये जो दूसरा व्यूअर है मेरा उसके लिए अलग वर्थ रखते हैं। वर्थ सबकी अलग अलग होती है, तो ये यहाँ से बताना ऐसे, आई डोंट थिंक कि आई एम केपेबल ऑफ, नीदर आई विल से एनी वन ऑन द यूट्यूब इज केपेबल ऑफ टेलिंग यू दिस। ये जब तक आप 1-to-1 मीट नहीं करोगे किसी एंड एडवाइज़र के साथ, आपको कोई नहीं बता सकता। और ये मेरी आपको सीख है, ये मैं आपको ये सीख दे रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे देख के किसी के कहने से बाय करते हो, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू एवर मेक। बहुत सिंपल सा मैं रीज़न दे रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो मेरी वो हो जाए। ये पढ़ लो यहाँ पर क्या लिखा है, पॉज करके पढ़ लेना। अब आई एम नॉट एंग्री ऑन हिम कि इसने मुझे ये बोला, बट द इशू इज दिस कि ही डिडंट रियलाइज कि किसी भी यूट्यूबर के कहने से आप लोग को परचेज नहीं करना है। अब क्योंकि अगेन इसके लिए हो सकता है होल्ड कर ही ना पा रहा हो, ये इसको कुछ पैसों की जरूरत हो, पर गलती इसमें आपकी है। आपको समझना पड़ेगा कि एवरीवन हियर इज डिफरेंट। अब मेरे पास अगर देखो तो ये मैंने 11,000 रुपये यहाँ पर लगा के छोड़ रखे हैं, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दिस मनी, कि ये मनी 11,000 रुपये मेरे लिए कोई वर्थ नहीं रखते हैं, क्योंकि 11,000 रुपये मेरे पास यहाँ पर हो या ना हो, इट डज नॉट मेक एनी चेंज इन माई लाइफ। ये आपको समझना पड़ेगा। आप जिसको देख के मोटिवेट हो रहे हो वो समझना पड़ेगा, हर बंदा अलग है यहाँ पर।
मैं ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको, ये समझना पड़ेगा आपको भाई। ठीक है, बाकी आईसीआईसीआई आईपीओ की तरफ बैक आते हैं। यहाँ पर आईपीओ के पास कल आखिरी दिन है आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो शेयर होल्डर कोटा की तो यहाँ पर बात ही नहीं होती है। तो ये रिटेल कैटेगरी में ही आप लोग जितना चाहो उतना अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा होगा तो कल ये फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी में आप लोग अप टू 13 लॉट तक लगा सकते हो, क्योंकि आईपीओ अभी अंडर सब्सक्राइब्ड है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि होपफुली ये आईपीओ कल शायद से फुल्ली सब्सक्राइब हो पाएगा। जी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में आईपीओ खाली 51% भरा है। मतलब कि रिटेल कैटेगरी में आधा आईपीओ अभी भी खाली है, और आधा आईपीओ बहुत खाली है। आधा आईपीओ तो मतलब अच्छा खासा आईपीओ खाली हो गया। बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई में जाने की नीड ही नहीं है। आप लोग रिटेल में ही 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो एट योर ओन रिस्क। अभी कितनी अप्लाई करनी है उस पर मैं भी आगे आ रहा हूँ। पहले तो अप्लाई कितने का करना है, कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करेंगे, उससे नीचे अप्लाई नहीं करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि आईपीओ ओवरऑल तो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, तो कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है, नीचे वाली प्राइस पे कोई आईपीओ अप्लाई नहीं करेगा। 6 शेयर्स आप लोगों के इतने हो जाएंगे। यहाँ पर एक लॉट का जो अमाउंट है वो हो जाएगा आप लोग का 12,990 रुपये। और रिटेल में आप लोग 13 नहीं, इस वाले आईपीओ में 15 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा। अब कौन कितना अप्लाई करने वाला है ये डिसीजन आपको लेना है। रिस्क मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखो जीएमपी बहुत जो यहाँ पर चल रही है, चलने में और लिफ्टिंग में फ़र्क होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट है, हाईली मैनिपुलेटिव स्टॉक मार्केट है। हो सकता है कि ये सब दिखाने के लिए चल रही हो कि सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है तो जीएमपी चला दो, लिफ्टिंग तो हम कम पे कर ही देंगे। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं आप लोग को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द फैक्ट। हो सकता है 15% पॉजिटिव पे लिफ्ट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। बट ये जो रिस्क है कि अब कितना रिस्क आप लेना चाह रहे हो, ये डिसीजन यहाँ पर आपको लेना होगा। होपफुली इस आईपीओ में शायद से मैं अप्लाई कर दूं, क्योंकि आईपीओ अंडर खाली है, और तो मैं 2-2 लॉट अपने हर अकाउंट से अप्लाई कर दूं, क्योंकि उतना रिस्क मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। अब रिस्क कितना लेना है ये डिसीजन यहाँ पर आपका है। बाकी चाहो तो 15-15 लॉट भी एक अकाउंट से फाइल कर सकते हो। थोड़ा बहुत रिस्क है वो यहाँ पर ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो 2200 रुपये की जगह जो 2100, ये आप लोगों का 2165 है, इसकी 10% की जीएमपी चल रही है। मतलब जो लिफ्टिंग प्राइस है वो लगभग 2350 रुपये के आसपास का है। किस्मत खराब रहेगी अगर साइडवेज लिफ्टिंग हो जाती है तो इस पे आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। अब मान लो मैं कहता हूँ कि 2000 रुपये पे लिफ्टिंग हुई, तो आप लोग मोटा मोटा 165 रुपये नीचे आ गए, यानी कि एक लॉट पे आप लोग का 1000 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो ये भी अगेन स्पेकुलेटिव में लेके चल रहा हूँ। तो ये डिसीजन यहाँ पर आपका रहने वाला है कि आप लोग को कितनी लॉट के लिए किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। मतलब रिटेल में अप्लाई करना है, बट कितनी लॉट के लिए करना है ये डिसीजन यहाँ पर आप लोग का है। चाहो तो 15-15 लॉट के लिए अप्लाई कर दो, या चाहो तो 10-10 लॉट के लिए अप्लाई कर दो। 10 लॉट भी बहुत हैं, क्योंकि अगर 10 लॉट भी आप लोग अप्लाई करते हो तो मोटा मोटा आप लोग के पास 60 शेयर्स हो गए। और अगर आप लोग को 200 रुपये का भी प्रॉफिट हो गया, मैं कह रहा हूँ 150 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ पर शेयर, तो भी आप लोग मोटा मोटा 9,000 रुपये कमा लोगे। इट इज़ नॉट ह्यूज, बट या लगभग 10% के आसपास का अगर लिफ्टिंग गेन्स होता है तो इट इज़ अ डिसेंट 10% आप लोग शॉर्ट टर्म में कमा लोगे। इससे बड़ी बात यहाँ पर क्या ही हो सकती है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर लो। बाकी पर्क मेडी की भी जो अलॉटमेंट है वो तो आई थिंक आउट हो चुकी होगी आज, अगर नहीं हुई है तो। हाँ, पर्क मेडी की आज अलॉटमेंट आउट होने वाली है, जो कि आप लोग को रात में के फिनटेक पे देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी बात करूँ मैं जीएमपी के बारे में, तो पर्क मेडी की फिर भी जीएमपी यहाँ पे डिसेंट सी चल रही थी पहले। और अप्लाई करने को हालांकि मैंने मना ही किया था। पर्क मेडी में हम लोगों की जो बात भी हुई थी यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, वो हुई थी नेफ्रो केयर के बारे में। तो नेफ्रो केयर की, अच्छा नहीं, पर्क मेडी की ही बात हुई थी आई थिंक, मुझे याद नहीं किसकी बात हुई थी। पर्क मेडी की ही बात हुई थी, नेफ्रो केयर को तो मना किया गया था। अगेन जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट अगर खराब होती है तो जीएमपी ड्रॉप होने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए मैं सेम सिचुएशन आप लोग को आईसीआईसीआई में भी वो पहले से ही बता दे रहा हूँ कि सेम चीज़ें आप लोगों को आईसीआईसीआई में भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इतना माइंड मेकअप करके चलिएगा। बाकी अभी की इस वाली वीडियो में फिलहाल यहाँ पर इतना ही। कोई भी अगर आप लोग को डाउट हो तो नीचे मुझसे पूछ सकते हो। पर्क मेडी और नेफ्रो केयर की अलॉटमेंट आप लोग को रात तक देखने के लिए मिल जाएगी। एंड जो जीएमपीज हैं दोनों आईपीओस की, वो
पर्क मेडिक की तो 3-4% चल रही है, और नेफ्रो केयर की भी लगभग 10% के आसपास ही चल रही है, बट लिफ्टिंग आप लोग को साइडवेज ही मान के चलो हो सकती है, या मीशो की तरह, मैं मीशो कह रहा हूँ सॉरी, या आप लोगों का ये वेकफिट की तरह 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है, तो इतना फिर आप लोग को रिस्क लेके यहाँ पर चलना ही पड़ेगा। तो बाकी आज की इस वीडियो में इतने, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।